हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं प्रिज्म के बारे में। आई थिंक आप सबको पता ही होगा प्रिज्म क्या होता है। आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा हुआ है कि नहीं? एक ट्राइएंगुलर सॉलिड, ये पूरा एक ट्राइएंगुलर 3D स्ट्रक्चर होता है। यस और नो? कुछ इस टाइप से आपको दिखने में लगेगा। ये देखा है ऐसा स्ट्रक्चर कभी स्कूल में? ये पूरा ऐसा ट्रायंगुलर लंबा सा होता है, इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसकी ये दो सरफेस एंड ये दो सरफेस कोई ना कोई एंगल पे इंक्लाइंड होती है। यहाँ पे कोई एंगल बनेगा एंड उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से। फिर अगर प्रिज्म की डेफिनेशन देनी हो सो कैसे लिख सकते हैं? प्रिज्म इज अ सॉलिड होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट having refractive medium and two plane surfaces inclined at each other by some angle। किसी एंगल, ये कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा। तो ये प्रिज्म की डेफिनेशन है। प्रिज्म क्या है? एक सॉलिड है। सॉलिड मतलब ये अंदर से पूरा भरा हुआ है, पूरा ग्लास का बना हुआ है। होमोजेनियस का मतलब है कि ये पूरा एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मैं आपको ये 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ का कुछ मटेरियल ज्यादा, इधर कम, उधर ज्यादा, ऐसा नहीं है। होमोजेनियस, हर जगह आपको इसकी थिकनेस, इसकी डेंसिटी आपको सब जगह सेम देखने को मिलेगी। फिर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। इट इज ट्रांसपेरेंट, ये पूरा ग्लास का बना है तो ऑब्वियस बात है कि ट्रांसपेरेंट होगा। एंड इसकी दो सरफेस, 3 सरफेसेस होती है, 3 में से हर 2 सरफेस एक दूसरे को इंक्लाइंड है, कोई ना कोई एंगल बना रही है। क्लियर? अब चलो एक चीज ध्यान देना, सबसे खास चीज कि एंगल ऑफ प्रिज्म जरूरी नहीं है हमेशा टॉप वाला ही हो। ये भी एंगल ऑफ प्रिज्म हो सकता है, ये भी एंगल ऑफ प्रिज्म हो सकता है। कौन से सिचुएशन में किसको एंगल ऑफ प्रिज्म लेना है वो डिपेंड करेगा कि लाइट कहां से आ रही है और कहां से निकल रही है। सपोज करो कि लाइट यहां से एंटर होगी एंड यहां से निकलेगी। सपोज अभी मैं बताता हूं कि क्या होगा इस केस में। तो ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। लेकिन अगर लाइट यहां से निकल के यहां से बाहर आ रही है तो इसको हम ए लेंगे। समझ आ रहा है? इस समय अगर ये चीज हो रही है तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ये चीज हो रही है सो ये एंगल ऑफ प्रिज्म। इन शॉर्ट, लाइट जिन 2 सरफेसेस से निकल रही है उन दोनों सरफेस के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ प्रिज्म लेंगे। सो ये गांठ बांध के मत बैठना कि हमेशा टॉप वाला एंगल ही एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर? इतनी चीज क्लियर? अच्छा, अब अगर मैं प्रिज्म और ग्लास स्लैब को कंपेयर करूं तो बच्चा ग्लास स्लैब में क्या होता है, जो रे एंटर होगी वो इन 2 पैरेलल सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी। ये रे इधर आई, नॉर्मल ड्रॉ किया, इधर गई, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे आप एंड ये बाहर कहीं जाएगी। ठीक है? 2 पैरेलल सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन प्रिज्म के अंदर 2 इंक्लाइंड सरफेस से पैरेलल हो रही है। समझ आ रहा है? तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर और इसके अंदर। इसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट हो रही है। क्या हो रहा है? शिफ्ट। जाना यूं चाहती थी लेकिन किसी कारण चली उधर गई, मतलब जा उधर ही गई है लेकिन उसने अपना खाली ट्रैक चेंज कर लिया और कुछ नहीं है। मेन रोड पे जाने के बजाय सर्विस रोड पे चली गई, बस इतना ही फर्क है।
लेकिन यहां पे पूरा डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी। क्लियर? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्लास स्लैब एंड प्रिज्म। ओके, अब आपने 10th में एक चीज पढ़ी थी कि ग्लास प्रिज्म से जब भी कोई लाइट इंसिडेंट होती है, चलिए बोल देते हैं कि ये एयर है, ये भी एयर है, और ये ग्लास है जिसका कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और ये एयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। हमें पता है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, बट फिलहाल हम चलो एयर नहीं, कोई भी मीडियम लेके चलते, ठीक है, कोई भी मीडियम। ओके, अब हो क्या रहा है, हम ऐसा कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये मीडियम इससे रेयर है, मतलब लाइट ये अंदर वाला मीडियम डेंसर है, तो लाइट थिन से थिक, पतले से जाड़े मीडियम में जा रही है, क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। सो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल कहीं पे बेंड हो गया। इधर एक और नॉर्मल ड्रॉ करो। अब यहां क्या हो जाएगा, ग्लास में से दूसरे मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयर में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो हुआ क्या, लाइट एक्चुअली यूं जाना चाह रही थी बट कहीं और ही चली गई। अब हमने 10th में ये देखा था कि जब लाइट यहां से, अगर आप व्हाइट लाइट यहां पे डालोगे तो यहां से लाइट अलग अलग कलर में बढ़ जाती है, विबग्योर जिसे हम कहते थे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, यस और नो, विबग्योर। ऐसा क्यों हो रहा है, पहले वो समझ लेते हैं। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए देख रहे हैं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, ऐसा हो क्यों रहा है। अब अच्छा लो, व्हाइट लाइट जो है ना, व्हाइट लाइट के अंदर 7 अलग अलग कलर बैठे हुए हैं, कौन से, विबग्योर। अभी जब तक वो एयर में है तो उन सभी की वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम है। भाई एयर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होने के कारण सभी की वेलोसिटी सेम है। हमने चैप्टर नंबर 8 में देखा था स्पीड ऑफ, याद है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था हमने, वेलोसिटी इज 1 बाय म्यू, कुछ रिलेशन निकाला था, सॉरी सी बाय म्यू, भूल गए रिलेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद आया कुछ, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े थे, रिलेटिव, रिफ्रैक्टिव, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, किसी मीडियम की वेलोसिटी एयर के कंपैरिजन में। अब मैं एयर की बात करूं तो बच्चा एयर की स्पीड तो c होती है, तो c कट के 1, इसका मतलब हर किसी की वेलोसिटी सेम है। एयर में कोई भी लाइट ले लो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, कोई भी ले लो, सबकी वेलोसिटी सेम है। अब अगर 10 बंदे एक ही लाइन में भाग रहे हैं और आप साइड में खड़े हो, तो आपको 10 लोग दिखाई देंगे कि एक लोग दिखाई देगा, मेरे ख्याल से एक लोग। देखो हो क्या रहा है, देखो अभी आपको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये, अब आप लोगों को पेन का ढक्कन नहीं दिख रहा होगा, हाँ साइड वाले को दिख रहा होगा। अगर मैं स्ट्रेट की बात करूं, आपको मार्कर दिख रही होगी लेकिन ढक्कन नहीं दिख रहा होगा अगर दोनों साथ में चल रहे हैं, बट अगर दोनों आगे पीछे चलेंगे तो दिखाई देगा। सिमिलरली जब व्हाइट लाइट है ना, तो व्हाइट लाइट में सारे के सारे कलर एक साथ एक ही स्पीड में भाग रहे हैं, तो हमें एक्चुअली अलग अलग कलर दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ पे हुआ क्या कि डेविएट हो रहा है, देखो ये लाइट यूं जा रही थी बट किसी एंगल से डेविएट हो गई, यस और नो। अब ये जो डेविएशन है ना, हर एक कलर का अलग अलग है। एंगल ऑफ डेविएशन को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, और ये डेल्टा 4 से 5 अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है, विच उसमें से एक फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड अब यहां पे हुआ क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम है, लेकिन हर लाइट की वेलोसिटी अलग अलग हो गई। वेलोसिटी अलग अलग होने के कारण कोई ज्यादा बैंड हुआ, कोई कम बैंड हुआ, कोई कम और कोई सबसे कम। यानी हमको वायलेट लाइट सबसे ऊपर दिखती है एंड रेड लाइट सबसे नीचे दिखती है। इट मींस रेड कलर की लाइट सबसे ज्यादा डेविएट होती है एंड वायलेट की सबसे कम। अब अगर जब बंदे एक साथ भाग रहे थे, अब हुआ क्या कि बंदे थोड़े आगे पीछे हो गए, तो हमें सबके सब बंदे दिखाई देने लगे। वही चीज यहाँ पे भी हो रही थी।
इसीलिए हमको ये विबग्योर पूरा दिखाई देता है एंड उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं उसको हम, स्पेक्ट्रम। वैसे ये स्पेक्ट्रम हम 10-11 चैप्टर में देखने वाले, आगे और डिटेल में भी देखेंगे। एटम्स के अंदर भी स्पेक्ट्रम होता है, वो भी हम देखेंगे 12 चैप्टर में, 13 चैप्टर में। ठीक है, अब आते हैं इसके डेरिवेशन की बातें। ये तो बेसिक चीजें थी जो हमने 10th में देखा था। आई थिंक उसका रीजन आप किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता है। पता था तो वेरी गुड, नहीं पता था तो आज पता लग गया। ठीक है, फिलहाल ये आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में क्या है, चलो वो देख लेते हैं। आपका जो डेरिवेशन है बच्चा लोग, वो डेरिवेशन एयर को लेके है। सो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि एयर के प्रिज्म के सराउंडिंग एयर है, दूसरा कोई मीडियम नहीं है। ये एयर, ये प्रिज्म, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू पी लेके चलते हैं। म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 कुछ नहीं ले रहा हूं, म्यू पी, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1। ओके, मान लेते हैं कि लाइट यहां से एंटर कर रही है, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, इसको n1 बोल देते हैं। ओके, अब ये एयर में से यानी कि रेयर से डेंसर में जा रहा है, सो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगा। यहां पे फिर से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, एंड मान लेते हैं कि चलिए नॉर्मल यहां पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को, n2। अब क्या होगा बच्चा लोग, लाइट ग्लास में से एयर में जा रही, डेंसर से रेयर, सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब हमें मेनली ये देखना है कि यहां पे कितना डेविएशन हुआ। अब डेविएशन एंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये इंसिडेंट लाइट, इसको मैं आगे प्रोड्यूस कर रहा हूं और इसको मैं पीछे प्रोड्यूस कर रहा हूं। सो बच्चा ये जो एंगल आ रहा है ना, इसे हम कहते हैं डेविएशन। देखो लाइट जाना यूं चाह रही थी लेकिन चली यूं गई। डेविएशन का मतलब क्या होता है कि कितना वो मुड़ गई। डेविएशन सिंपल मींस बाय हाउ मच एंगल अ रे ऑफ लाइट गेट्स बेंड, जितने एंगल से वो बेंड हो रही है, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। सो ये ऐसे जाना चाह रही थी बट चली यूं गई, सो इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसे हम बोलेंगे डेविएशन। अब चलो ये हो गया हमारा इंसिडेंट एंगल, तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल, इसको मैं R1 बोल देता हूं। अब ये दोबारा यहां पे आके इंसिडेंट हुआ, ये सेकंड इंसिडेंट एंगल, इसको मैं R2 बोल देता हूं। ये एक नॉर्मल है ना, सो ये क्या हो गया, दोबारा से एक इंसिडेंट हो गया। उस इंसिडेंट एंगल को इस बार हमने नाम दे दिया R2, और जब ये बाहर निकल रहा है तो एमर्जेंट है। क्लियर, हमने पहले भी देखा है जब लाइट फाइनली बाहर निकल जाती है उस समय उसको हम एमर्जेंट रे कहते हैं। एमर्जेंट बाहर निकलने वाली, इमर्ज, इमर्ज का मतलब पता है बाहर निकलना। और ये है मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म ए। ओके, नाउ बच्चा जरा ध्यान से देखो, ये दो लाइन क्रॉस हो रही है, एक यूं एक यूं, ये लाइन यूं ये लाइन यूं। अगर ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसका मतलब ये पूरा कितना है आई, सो ये कितना हो जाएगा I माइनस R1। यहां पे ये R1 देखे रखा है, सो ये कितना हो जाएगा I माइनस R1। बोलो सही है कि नहीं, पूरा था I, इतना R1 हमने ले लिया तो ये कितना हो गया I माइनस R1। सिमिलरली ये E है तो ये भी पूरा E हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट, सो ऊपर का क्या हो जाएगा E माइनस R2। क्लियर है यहां तक? ओके, अच्छा ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला दिख रहा है ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करके 180 होता है। सो क्या मैं ये एंगल को 180 माइनस R1 माइनस R2 बोल सकता हूं? देखो ये R1 है, ये R2 है, सो इसको कोई भी एंगल बोल दो, X बोल दो, चलो अभी के लिए
सो R1 प्लस R2 प्लस x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 180, इन दोनों को वहां ले जाओ, माइनस R1 माइनस R2, इसको मैं ब्रैकेट में लिख के क्या ऐसा बोल सकता हूं, माइनस R1 प्लस R2, ठीक है, यहां तक क्लियर? ओके, अब चलो मैं ना इसको नेमिंग दे देता हूं, ए तो यहां पे आ गया ना, P नहीं, P भी नहीं चलेगा बिकॉज P इधर है, क्या नाम देवे इसको, M, ये पॉइंट को मैं नाम देता हूं N, नहीं N भी आ गया, ये भी नहीं चलेगा, कोई अच्छा नाम बताओ भाई मुझे, सर एक्स वाई जेड, सर एस दे दो, एक्स वाई जेड दे दूं, मैं 4 नाम चाहिए, चलो G H I J, ठीक है, मैंने इन चारों को नाम दिया है, ये पॉइंट को H, ये पॉइंट को J, ये पॉइंट को I। अब चलो सबसे पहले तो हम लोग ये A का रिलेशन निकालते हैं, A की फॉर्मूला निकालते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल G H I J, ये क्वाड्रिलेटरल, ओके। अब इसको हम यहां पे फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखना, ये एंगल ए, बेटा ये सरफेस, ये नॉर्मल, ये सरफेस, ये नॉर्मल, मेरे ख्याल से सरफेस और नॉर्मल में हमेशा 90 डिग्री होता है। सिमिलरली ये सरफेस, ये नॉर्मल, सरफेस नॉर्मल, तो ये भी 90 डिग्री। अब बच्चा ये वाला एंगल, तो बच्चा ये एंगल तो हम ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, 180 माइनस R1 प्लस R2। तो अच्छा, क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल को प्लस करने से शायद 360 आता है, यस और नो? सो प्लस 90 प्लस 90 प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 360, बोलो सही है? चारों एंगल को प्लस करने से 360 है, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 180 360, सो 360 360 कट, क्या बचा? A माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0, इसको वहां ले जाओ, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल ऑफ प्रिज्म, कोई भी प्रिज्म ले लो, उसका एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा R1 प्लस R2 होता है, R1 प्लस R2 मतलब ये रिफ्रैक्टिव एंगल और ये इंसिडेंट एंगल, इन दोनों को प्लस करो, हमेशा उतना ही एंगल होगा प्रिज्म का। इसका मतलब बच्चा लोग देखो, यहाँ पे प्रैक्टिकली थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये एंगल ऑफ प्रिज्म बताना क्या चाह रहा है। देखो ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ये ऐसा भी हो सकता है, 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 ये जितना वाइड या जितना चौड़ा होगा उसी के हिसाब से ये एंगल सेट होंगे, समझ आ रहा है आपको? यहां पे ऐसे समझो कि R1 R2 A पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सॉरी A इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, R1 R2 A पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी ध्यान से सुनो, वापस रिपीट कर रहा हूं, A R1 R2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि R1 R2 A पे डिपेंड करेंगे, बिकॉज प्रिज्म बनाना हमारे हाथ में है। अब लाइट कौन से एंगल से जा रही है वो तो ना पता होगा हमको, समझ आ रहा है? सो कितना एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड होगा और सेकंड टाइम कितना इंसिडेंट होगा, वो डिपेंड करेगा कि एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, वो कितना चौड़ा है। एंड याद है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा लेंगे, जो दो सरफेस से लाइट जा रही हो उन दो सरफेस के बीच का एंगल, क्लियर? ओके, आगे बढ़े। अब बच्चा मुझे अल्टीमेटली डेल्टा फाइंड करना है। अच्छा ये देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल में यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये डेल्टा है, ये अंदर वाला I माइनस R1, ये I माइनस R2, क्या वो एक्सटीरियर एंगल है? डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल पता है बेटा, मैथ्स में पढ़ा था, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, डेल्टा is an exterior angle, therefore delta is equal to I
माइनस R1 प्लस I माइनस R2, सॉरी E माइनस R2, सॉरी E, ये E है ना, यहाँ पे E आएगा, E माइनस R2, यस और नो? इसको सिंप्लीफाई करते हैं, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, I और E को एक साथ लिख लेता हूं मैं, I प्लस E माइनस R1 माइनस R2, बोलो सही है? I और E को एक साथ ले लिया, माइनस R1 माइनस R2, बेटा मैं फिर से यहाँ पे ब्रैकेट बना रहा हूं, सो ये माइनस का प्लस, ये R1 प्लस R2 की जगह क्या मैं A लिख सकता हूं? बिल्कुल, सो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। सेकंड इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन, इंसिडेंट एंगल, एमर्जेंट एंगल एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। सो कोई भी लाइट कितना बैंड होगी वो डिपेंड करेगा I, E और A तीनों पे, और उसी के साथ साथ वो रिफ्रैक्टिव मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करेगा और एक वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा। देखेंगे अभी हम थोड़ी देर बाद वो भी देखेंगे। यहां तक क्लियर बच्चा? ओके, क्वेश्चन 1, आपको एक प्रिज्म देके रखा है और ये नॉर्मल के साथ बोला हुआ है एंगल 60 डिग्री, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है √3 और कहा हुआ है कि ये इक्विलैटरल प्रिज्म है, सो और एंड ये एयर है। फाइंड एंगल ऑफ इमर्जेंट एंड एंगल ऑफ डेविएशन। बच्चा लोग एक चीज याद रखना कि जितना चीज यहाँ पे सिंपल है दिख रही है उतना सिंपल है नहीं। देखो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल जो मैं लास्ट टाइम देखा था, याद है ना, ग्रेजिंग इमर्जेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो वाली कहानी भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मतलब अब देखिए हमें पता है कि जब लाइट यहाँ से यहाँ आएगी सो वो अंदर इस साइड जाएगी, तो ये कोई ना कोई एंगल होगा, फिर वापस से ये कोई इंसिडेंट एंगल होगा। अब बच्चा मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये वाला जो एंगल है क्या वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है, इक्वल है या बड़ा है। अगर क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो वो बाहर निकल जाएगा, अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल है तो वो सरफेस के अलोंग निकल जाएगा, एंड अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो फिर TIR हो जाएगा। समझ आ रहा है? सो ये चीज हमको ध्यान देनी पड़ेगी। तो कोई भी क्वेश्चन जब इस टाइप का आवे तो सबसे पहले आप फाइंड करो कि क्रिटिकल एंगल कितना है। बड़ा क्रिटिकल एंगल के लिए हमने एक फॉर्मूला देखी थी, sin C इज इक्वल टू 1/μ। अगर एयर है तो 1/μ, अगर एयर नहीं है कोई दूसरा मीडियम है सो μ1/μ2, जिसमें ये μ1 होता था एंड ये μ2 होता था। क्लियर? बट फिलहाल हमको प्रिज्म है तो एयर वाले क्वेश्चन आएंगे आपके सिलेबस में वही। सो 1/μ, म्यू कितना देके रखा है? √3। sin C इज इक्वल टू 1/√3। क्या √3 होता है किसी का आंसर क्वेश्चन कुछ? 1/√3 कोई एंगल है ही। सो अब आपको ये लॉग टेबल में से, नेचुरल साइंस में से इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73। 1 डिवाइड बाय 1.73 तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। उसको आप देखो किसमें से? नेचुरल साइंस में से। फिर आपको ये निकालना पड़ेगा कि ये एंगल कितना बन रहा है। अब बेटा इसको हम R1 बोलते हैं, इसको हम R2 बोलते हैं। सो बेसिकली हमको R2 ढूंढना है। पहले क्या ढूंढना है? R2 ढूंढना है। देखो हमें ढूंढने के लिए खाली एंगल ऑफ इमर्जेंट और एंगल ऑफ डेविएशन बोला है, बट सीधा वहां पहुंचना नहीं है। पहले ये पता लगाना है कि लाइट कौन से सरफेस से बाहर निकल रही है। ये सरफेस से, अगर ये सरफेस से निकल रही है तो कैसे निकल रही है? सरफेस के अलोंग, या इस तरफ बाहर, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। समझ आ रहा है? सो हमने पहले क्रिटिकल एंगल निकाला। अब क्रिटिकल एंगल निकालने के बाद मुझे ये वाला R2 निकालना है, बिकॉज वही तो हमारा इंसिडेंट एंगल है। क्या करेंगे? What can be done? चलो बेटा यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो। अच्छा आपको ये इक्विलैटरल प्रिज्म हो रहा है तो बच्चा ये एंगल कितना हो जाएगा? 60। इक्विलैटरल ट्रायंगल में 60 60 60 होता है ना, इक्वल होता है। तो चलो यहाँ पे
इसको सरफेस 1 बोल देते हैं। एट सरफेस 1 अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का एंगल इज इक्वल टू मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू पी, इसको हम म्यू पी दे देते हैं नाम, साइन R1। इस समय कौन सा एंगल बनेगा? R1। ठीक है, सो बच्चों लोग ये एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 sin 60 कितना होता है? √3/2। म्यू पी कितना देके रखा है? √3 एंड यहां से sin R1। √3 कट 1/2 इज इक्वल टू sin R1। बेटा sin के लिए कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है? आई थिंक 30। सो R1 की वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिग्री। अब अच्छा हमने एक रिलेशन देखा था, A एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू R1 प्लस R2। हमारे पास A की वैल्यू है 60, R1 की वैल्यू है 30 और इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है। सो R2 की वैल्यू भी यहां से क्या आ जाएगी? 60 माइनस 30 डिग्री। दिख रहा है? यस, क्लियर दिख रहा है। सो ये वाली वैल्यू भी हमको कितनी आ गई? 30 डिग्री। अब अच्छा आप जब ये वैल्यू फाइंड करेंगे सो ये आपको ग्रेटर देन 30 आएगी। ये जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन 30, मतलब हमारा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा है। कैसा है? और उस समय क्या होता है? बाहर निकलेगी, यहां कहीं लाइट चली जाएगी। सो हमें ये एंगल फाइंड करना है, एमर्जेंट एंगल। तो चलो पहले तो हमें पता लगाना है कि लाइट किस तरीके से जाएगी, उसके बाद यहां पे आना है। अब एमर्जेंट एंगल के लिए क्या करेंगे? कोई बात नहीं, ये सरफेस 2 यहां पे फिर से लगा दो स्नेल्स लॉ। चलो करो, अपने आप करो। स्नेल्स लॉ एट सरफेस 2। सो यहां पे क्या हो जाएगा? म्यू पी sin 30 इज इक्वल टू म्यू एन sin E। म्यू पी दिया है √3, sin 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू 1 sin E। √3/2 इज इक्वल टू sin E। सो यहां से E इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो एमर्जेंस एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है, स्नेल्स लॉ वाली फॉर्मूला लगानी है, वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है, सिंपल सी चीज है। अब ढूंढना है डेल्टा। तो बच्चा डेल्टा के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। I हमको देके रखा है 60 डिग्री, E हमको अभी अभी मिला 60 डिग्री, माइनस 60, A भी 60 है। कॉन्सिडेंटली यहां पे 60 60 60 है, बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ये वैल्यू हो। सो आंसर आएगा 60 डिग्री। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म 75 दिया है, तो A की वैल्यू 75। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है? √2। सेम कहानी, मुझे नहीं पता कि ये आगे जाएगा तो कौन से एंगल पे इंटरसेक्ट करेगा। सो ये R1, ये R2। पहले R1 ढूंढो, फिर R2 ढूंढो। एट सरफेस 1 sin 45 म्यू A sin 45 इज इक्वल टू म्यू P sin R1। एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का एंगल। ठीक है, सो ये 1 sin 45 कितना होता है? 1/√2। म्यू P कितना है? 1/√2 sin R1। ये √2 को यहां ले आओ, सो √2 into √2 हो गया sin R1। बच्चा sin के कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1/2 होती है? 30 डिग्री। सो R1 कितना आ गया? 30 डिग्री। अब हमको रिलेशन पता है, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। 75 इज इक्वल टू 30 प्लस R2। R2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। R2 45 आया, क्रिटिकल एंगल चलो वो ढूंढ लेते हैं। क्रिटिकल एंगल हमको नहीं पता ना, क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो आप ढूंढ सकते हो। क्रिटिकल एंगल sin C इज इक्वल टू 1/μ।
जो भी मीडियम हो, यहाँ पे प्रिज्म है तो हमने म्यू पी लिया है, अदरवाइज जो भी मीडियम हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो साइन सी 1/√2। बच्चा 1/√2 का मतलब एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। इंसिडेंट एंगल और क्रिटिकल एंगल सेम हो गया। जब इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल होता है तो हमने पढ़ रखा है कि उस समय लाइट सरफेस से होते हुए निकल जाएगी। इसका मतलब बच्चा सरफेस और नॉर्मल के बीच में अब कितना एंगल आ गया 90 डिग्री। बिना कैलकुलेशन के आप बोल सकते हो कि एमर्जेंस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज यहां पे क्या हो रहा है ग्रेजिंग एमर्जेंस। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं ग्रेजिंग एमर्जेंस। ओके, आप चाहते हो ढूंढना, आप ढूंढ सकते हो, फिर से स्नेल्स लॉ लगा लो, यहाँ पे आपको R2 की वैल्यू 90 मिलेगी। क्लियर? अच्छा बच्चा लोग, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखो किसी समय आपको बोला हो ना कि क्या सिचुएशन हो रही है तो ये क्रिटिकल एंगल ढूंढने की जरूरत है। अगर आप क्रिटिकल एंगल नहीं ढूंढते हो, डायरेक्ट एंगल ऑफ एमर्जेंस ढूंढते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक तो स्टेप करना ही पड़ेगा। इस स्टेप के बाद या तो डायरेक्टली यहां से आंसर मिल सकता है। अगर आप ये स्टेप नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, मत करो, यहां पे स्नेल्स लॉ लगा दो, आपको वैल्यू सेम ही मिलेगी। आप लगा के देखो, यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी है इनको 45 ना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं फिलहाल 1 into 45 सॉरी √2 म्यू sin R2 sin 45 इज इक्वल टू 1 sin E। सो ये कितना आ जाएगा √2 sin 45 1/√2 इज इक्वल टू sin E। √2 कट, साइन की वैल्यू 1 कब होती है जब एंगल 90 डिग्री होता है। सो आई थिंक देखो ये एक मेथड, ये दूसरी मेथड, आपको जो इजी लगता है आप कर सकते हो। इसका मतलब अगर हमें क्वेश्चन में क्रिटिकल एंगल के रिलेटेड कुछ बोला गया है तो ये करो, आपको ये मेथड ट्राई करनी है तो करो, नहीं ट्राई करनी है डायरेक्टली करना, डायरेक्टली ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? ठीक है बच्चा लोग। सो स्टूडेंट्स, आपके नोट्स में इसी के डिपेंडिंग क्वेश्चन नंबर 3 दिया है जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो आपको होमवर्क में घर से खुद करना है। सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज भी यही है, सब कुछ सेम। अब खाली बचा क्या है यहाँ पे डेल्टा, तो बच्चा डेल्टा भी आपको खुद फाइंड करना है। I प्लस E माइनस ए वैल्यूज है आपके पास, वैल्यू पुट करो, डेल्टा की वैल्यू फाइंड करो। ओके ओके, अच्छा ये जो हमने फाइंड किया एंगल ऑफ डेविएशन, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बच्चा? पहला फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, जिसको हम म्यूपी लेके चल रहे हैं। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा, मतलब लाइट उतना ही ज्यादा बैंड हो जाएगी। दूसरा एंगल ऑफ प्रिज्म, बच्चा एंगल ऑफ प्रिज्म ए जितना बड़ा होगा डेल्टा उतना छोटा होगा। आपके नोट्स में ये करेक्शन कर लेना, नोट्स में डेल्टा हमने इंक्रीजिंग दिया है बट वो डिक्रीजिंग आएगा, कैसे जरा वो भी देख लो। बच्चा डेल्टा की वैल्यू हमने क्या देखी थी I प्लस E माइनस ए। अब ये वैल्यू को हम सेम रखते हैं, हम प्रिज्म को थोड़ा चौड़ा करते जाते हैं, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म को हम बढ़ाते जाते हैं। बच्चा अगर इसकी वैल्यू सपोज करो इन दोनों को मिला के 40 आ रहा है, सपोज मैं इसको 10 लेता हूं तो आंसर 30, मैं इसको 15 लेता हूं तो आंसर 25, मैं इसको 20 लेता हूं तो आंसर 20। मतलब जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये डिक्रीज होता जा रहा है। एम आई राइट? तो एंगल ऑफ प्रिज्म के इंक्रीज होने से डेविएशन घटता है, जो बैंडिंग हो रही है वो कम होती है। सो नोट्स में प्लीज ये करेक्शन कर लेना। ओके, नंबर 3 वेवलेंथ पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट। बच्चा जैसे कि मैंने आज स्टार्टिंग में बताया था कि वायलेट लाइट सबसे कम बैंड होती है, मिनिमम बैंडिंग, और रेड में
सबसे ज्यादा बेंडिंग होती है। यस और नो? अब फर्क क्या है? दोनों की वेवलेंथ का फर्क है। वेवलेंथ अलग हो गया, वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी से स्पीड अलग हो जाएगी। फिलहाल हम क्या बात कर रखेंगे? उसकी वेवलेंथ। जितनी ज्यादा वेवलेंथ, देखो लैम्बडा जितना ज्यादा होगा बेंडिंग भी उतनी ज्यादा होगी। रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, रेड की वेवलेंथ वायलेट के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो वो बेंड हो जाएगी। गेटिंग? बच्चा एक रिलेशन हमको पता ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड यानी वेलोसिटी, डिस्टेंस मतलब दिस और टाइम पीरियड। सो जितना ज्यादा वेवलेंथ उतनी ज्यादा वेलोसिटी, उतना ही ज्यादा बेंडिंग। क्लियर? और यार सीधी सी बात है, जितनी स्पीड एयर में ज्यादा होगी उतनी ही मीडियम में आके कम हो जाएगी, तो बेंडिंग ज्यादा होती है। सडन चेंज होने के कारण ही बेंडिंग है। अब यहाँ पे स्पीड सडन चेंज हो जाएगी, इसलिए बैंड भी ज्यादा होगा। फोर्थ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बच्चा एंगल ऑफ इंसिडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जरा ध्यान से सुनना। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये कहते हैं कि इनिशियली कुछ समय तक फॉर सम टाइम अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब है ये नॉर्मल, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते जा रहा हूं, मतलब मैं लाइट को इस तरीके से इंसिडेंट करवा रहा हूं, इंसिडेंट करवा रहा हूं, डाल रहा हूं उसके ऊपर, ये नॉर्मल है तो मैं इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जा रहा हूं। अब जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे डेल्टा घटेगा। डेल्टा क्या हो रहा है? घट रहा है। एक समय पे एट पर्टिकुलर टाइम ये जो डेल्टा है वो एक फिक्स वैल्यू ले लेगा, उससे नीचे वो नहीं जाएगा। इस वैल्यू, एक वैल्यू आएगी उसकी जिससे नीचे वो नहीं जाएगा, यानी कि उसको हम बोलते हैं डेल्टा मिनिमम, मिनिमम डेविएशन, कम से कम डेविएशन। एंड आफ्टर दिस अगर आप इसके बाद फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते जा रहे हैं, फिर से अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा रहे हैं, सो क्या होगा? डेल्टा अब वापस बढ़ते जाएगा। पहले एंगल ऑफ इंसिडेंट से डेल्टा घट रहा था। देखो अगर मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझाऊं, सो कुछ ऐसा ग्राफ, ये डेल्टा, ये इंसिडेंट, हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते जा रहे हैं, डेल्टा घटते जा रहा है, और किसी एक समय पे आके हमको मिनिमम डेल्टा मिल गया। उसके बाद आप जब फिर से बढ़ाओगे तो फिर से डेल्टा बढ़ते जाएगा। इस टाइप से, यानी कि पहले एंगल ऑफ इंसिडेंट के बढ़ने से डेल्टा कम होता जा रहा था, डेविएशन कम होता जा रहा था। एक समय आया जब एंगल मिनिमम डेविएशन हो गया, उससे नीचे गया ही नहीं, उतना तो रहता ही रहता है। और फिर जैसे जैसे आप इंसिडेंट एंगल को फिर से बढ़ाते जा रहे थे, सो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस उसके साथ साथ बढ़ रहा था। मतलब ये ऐसी चीज हो गई कुछ। देखो ये ऐसे था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, फिर उसको और बढ़ा रहे हो और अब आगे लेके जा रहे हो, सो डेविएशन भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है? अब अच्छा देखो, दिखने में तो आपको ये सिंपल ग्राफ लग रहा है, लेकिन यहां से बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। क्या कॉन्सेप्ट छुपा है? जरा ध्यान से देखना बच्चा। मैं ये कोई वैल्यू लेता हूं, ये डेविएशन की कोई ना कोई वैल्यू होगी, 30 डिग्री, 36 डिग्री, 37 डिग्री, 49 डिग्री, कोई भी वैल्यू होगी, कोई भी। अच्छा इस वैल्यू के लिए देखो मुझे दो एंगल ऑफ इंसिडेंट मिल रहे हैं, एक यहां पे मिल गया I1 और एक इधर मिल गया I2, और ये है मेरा मिनिमम। देखो यहां पे समझने वाली बात क्या है कि जो मिनिमम डेविएशन था ये भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, 28 डिग्री, 13 डिग्री, 14 डिग्री, कोई भी एक वैल्यू होगी। इस वैल्यू के लिए कंपलसरी एंगल ऑफ इंसिडेंट एक ही है। मतलब जब आप प्रिज्म में लाइट को इंसिडेंट करते हो तो किसी एक ही वैल्यू के लिए हमें डेल्टा मिनिमम मिलेगा, बाकी किसी वैल्यू के नहीं। हाँ, लेकिन डेल्टा मिनिमम के सिवाय, डेल्टा मिनिमम के सिवाय एंगल ऑफ डेविएशन के हर वैल्यू के लिए, सपोज करो कि मिनिमम डेविएशन जो है वो 14 डिग्री है सपोज, तो इसके सिवाय आप कोई भी वैल्यू ले लो। चलो मैं डेल्टा की वैल्यू लेता हूं 10 डिग्री, क्या 10 डिग्री में ले सकता हूं?
अरे बच्चा कैसे लूंगा यार, मिनिमम वैल्यू ये है, मिनिमम से नीचे कैसे जाएगा? थोड़ा तो आप लॉजिक लगाओ। मिनिमम मतलब क्या होता है? सबसे छोटा, उससे छोटा फिर पॉसिबल ही नहीं है। तो 14 से छोटा पॉसिबल है नहीं। चलो मैं ले लेता हूं 15 डिग्री। थोड़ा इसके लिए मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंट की दो वैल्यू मिलेगी, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू। हर डेल्टा के लिए मुझे इंसिडेंट एंगल की दो अलग अलग वैल्यू मिलेगी। कैसे अलग अलग मिलेगी ये समझ नहीं आया ना? चलो इस चीज को समझते हैं अच्छे से। बेटा मैं ये ऊपर की 2 लाइन हटा दूं, आपके नोट्स में दे रखी है, 3 लाइन हटा देता हूं। हम इस चीज को समझते हैं कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है कि डेल्टा की हर एक वैल्यू के लिए आई की 2 वैल्यू। बच्चा ये मैंने प्रिज्म ले लिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस। बच्चा सपोज करो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इस समय है 30 डिग्री और इमर्जेंस है इस समय 35 डिग्री। सपोज अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं इस लाइट को घुमा के यहां से डाल रहा हूं 35 डिग्री पे। पहले लाइट यहां से इंसिडेंट थी, अब मैं उसको इस साइड से इंसिडेंट कर रहा हूं। एंगल कितना रख रहा हूं? 35 डिग्री रख रहा हूं। कितना? 35। आपने अगर सुना हो लाइट के लिए एक प्रिंसिपल यूज होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या कहते हैं उसको? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि लाइट जहां से जा रही है अगर आप उसको उल्टा करके डालोगे तो वो वही रास्ता चूज करेगी। देखो आप अपने घर से क्लासेस आ रहे हो तो आप ए रास्ता चूज कर रहे हो। कौन सा? ए रास्ता। अब इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, एक ही रास्ता है, तो आप रिटर्न पे सीधी सी बात है यहीं से जाओगे। यस और नो? सिमिलरली लाइट को आप यूं डालो या यूं डालो, वो हमेशा रास्ता सेम चूज करेगी। मतलब आप उसको 30 डिग्री से डालो या इस साइड से 35 से डालो, उसका एंगल ऑफ डेविएशन सेम रहेगा। सीधी सी बात है बेटा, वो यहां से आए यूं चली जाएगी। मतलब सेकंड केस में आई 35 डिग्री हो गया और ई कितना हो गया? 30 डिग्री। इन दोनों केस में जो डेविएशन है, जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो सेम है, वो सेम। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर? इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी दूसरे डेल्टा के लिए हमेशा 2 इंसिडेंट एंगल मिलेगा, लेकिन मिनिमम के लिए हमेशा एक ही एंगल मिलेगा। मतलब किसी पर्टिकुलर एंगल पे ही डेल्टा मिनिमम होगा, बाकी किसी एंगल के लिए नहीं। अच्छा एक और चीज बच्चा, ये पैराबोला नहीं है। ये दिखने में हमको लग रहा है कि ये पैराबोला है, बट एक्चुअली पैराबोला नहीं। देखो ये थोड़ा टिल्टेड है, इसका जो ये साइड है ना ये टिल्टेड है। समझ आ रहा है? अब इसका क्या मतलब सर, पैराबोला है नहीं है उससे क्या फर्क पड़ता है? जरा ध्यान से देखो। सपोज करो कि ये एग्जैक्टली पैराबोला होता है, ये मिनिमम, एंड समझ लो कि मैं ये कोई डेल्टा ले रहा हूं, कोई भी एक वैल्यू ले रहा हूं डेल्टा की, तो ये हो गया I1 और ये हो गया I2। बच्चा इस केस में क्या होगा, अगर ये पैराबोला होता तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहता। अगर पैराबोला होता तो ये डिस्टेंस मिनिमम I1 मिनिमम I2, ये दोनों डिस्टेंस हमेशा सेम रहता। कब? अगर ये पैराबोला होता तो। बट देखो ना ये कितना छोटा है और ये कितना बड़ा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मिनिमम देखो, ये इसको भी मैं m बोल देता हूं, इंसिडेंट एंगल मिनिमम बोल देता हूं, ठीक है, जिसके लिए डेल्टा मिनिमम आया है। सो ये वैल्यू और ये वैल्यू में डिफरेंस अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इनका ग्राफ पैराबोला नहीं है, ये इस साइड से थोड़ा झुका हुआ है, थोड़ा झुका हुआ है। ये याद रखना, पैराबोला ड्रॉ करोगे तो रॉन्ग होगा, फिर बाद में बोलना मत कि सर हमने तो ऐसे ही ड्रॉ किया था। क्लियर? समझ आ रहा है? तो बच्चा लोग जिस समय डेल्टा मिनिमम होगा उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल हो जाएगा। हमने कहा ना यहां से डालो या यहां से डालो डेल्टा मिनिमम रहेगा। इसका मतलब अगर डेल्टा मिनिमम है तो एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम रहेगा दोनों। सेकेंडली
जो हमने अभी तक वैल्यूज पुट अप की थी ना, उसमें जब आप रखोगे तो आपको R1 और R2 भी सेम आएगा। स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, जब डेल्टा मिनिमम है तो I और E इक्वल है, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करने से आपको R1 और R2 भी इक्वल आएगा। सो ये चीज याद रखना, जब मिनिमम डेविएशन है उस समय इंसिडेंट एंगल, इमर्जेंस एंगल सेम है एंड R1 R2 भी सेम होंगे। क्लियर? ओके, तो आज की एक आखिरी चीज पढ़ लेते हैं। बच्चा, अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछ लिया जावे कि ये प्रिज्म है, इसका ये देके रखा है आपको एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन आपको देके रखा है समथिंग समथिंग, चलो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम मान लेता हूं, और आपको बोला हुआ है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो। क्या फाइंड करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसकी फॉर्मूला आती है साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a अपॉन 2 अपॉन साइन a बाय 2। अगर आपको किसी भी प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढने को कहा जावे, सो इस तरीके से हम ढूंढेंगे जिसमें डेल्टा मिनिमम रिक्वायर्ड है, डेल्टा नहीं। मतलब अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो आपको आपके पास डेल्टा मिनिमम होना चाहिए, दूसरा कोई डेल्टा आपके काम का नहीं है। अब इसका डेरिवेशन, बच्चा डेरिवेशन बहुत आसान है। एट मिनिमम डेविएशन, बच्चा जब डेविएशन मिनिमम होता है तो उस समय हमने अभी अभी देखा, कुछ कहानी देखी। क्या? एक तो I इज इक्वल टू E और एक R1 इज इक्वल टू R2। तो बच्चा जो एंगल ऑफ प्रिज्म था हमने वो R1 प्लस R2 देखा था। अब ये दोनों इक्वल है, चलो मैं R1 R2 को R ले लेता हूं, दोनों इक्वल है ना, सो दोनों को R लेके चलता हूं। सो R प्लस R कितना हो जाएगा? 2R। अब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम, इसकी वैल्यू हमने क्या देखी थी पहले? I प्लस E माइनस A। अब अच्छा I और E भी दोनों इक्वल है, क्या करेंगे यहाँ पे? देखिए पहले ना यहाँ से I की वैल्यू निकालो। सो I प्लस I, मैं क्या करता हूं, ये E की जगह पे I रख दिया, E की जगह पे I रख दिया, माइनस 2R, A की जगह पे 2R रख दिया। अब डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2I माइनस 2R, बराबर सही है। फिर व्हाट कैन बी डन, ये 2R को यहां ले लो, डेल्टा मिनिमम प्लस 2R इज इक्वल टू 2I, इसको यहां ले लो, I इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस 2R अपॉन 2। अब बच्चा आप क्या करो, देखो हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इधर होता है, आप इधर स्नेल्स लॉ लगा दो। क्या करना है? स्नेल्स लॉ लगा दो, आपके पास इंसिडेंट एंगल की वैल्यू है, इमर्जेंस एंगल भी आप साइन I ले लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये फॉर्मूला आएगी। ये डेरिवेशन आपके लिए जरूरी नहीं है, इसलिए मैं इसको पूरा कंप्लीट नहीं करा रहा हूं, फिर भी आपके नॉलेज के लिए ये वैल्यू निकालने के बाद सरफेस 1 पे आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, सो ये फॉर्मूला आपको निकल के आएगी। sin a by 2 म्यू p इज इक्वल टू म्यू a क्या होता है? 1 sin डेल्टा मिनिमम प्लस a by 2। समझ आ रहा है? आपको बेसिकली याद ये फॉर्मूला रखनी है। डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, हाँ, लेकिन ये फॉर्मूला यूज हो सकती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। क्लियर? सो बच्चा लोग, आज का लेक्चर हम यहीं पे सीमित रखते हैं। हमने प्रिज्म से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है ना, चाहे बोर्ड के चाहे जेडब्ल्यू नीट के, सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं प्रिज्म के रिलेटेड। अब अगली बार जब आप आएंगे तो हम लेंसेज के बारे में बात करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस एंड उसके थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होता है, वो सारी कहानी देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।